जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की हमारी ये तीसरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, आज हम कंडीशनल क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस क्वेश्चन में देगा और उस पर प्रश्न आपसे पूछेगा। और कैसी कंडीशन ये होने वाली है, अगर कंडीशंस मैं आपको बताऊं तो सुनते ही आपके दिमाग में हाईलाइट होगा कि ये चीजें तो कई बार हमने एग्जाम में देखी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने लगाया होगा या कभी लाभ हानि पढ़ा होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में रिपीट होते आए हैं हमारे। और मैं बता दूं, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमारे हैं वो बिल्कुल 100% एग्जाम टारगेटेड है। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सब हमारे एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड अदर वनडे एग्जाम के होंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, इसमें कंडीशन कैसी रहने वाली है समझे ध्यान से। जैसे कभी कभी एग्जामिनर कह देता है कि दो वस्तुएं हैं और दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, बराबर है, सेम। तो समझेंगे यहाँ पर इक्वल की बात है। ठीक है, कि दो वस्तुएं हैं, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। कभी कभी ऐसा कहेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा बोल सकता है कि दो वस्तुओं का प्रॉफिट, दो वस्तुओं का जो लाभ है दोनों का, वो कितना है, 20%। लेकिन एक ने अपना प्रॉफिट किस पर लिया, लागत मूल्य पर। ठीक है, एक ने अपना प्रॉफिट लागत मूल्य पर कैलकुलेट किया है यानी कॉस्ट प्राइस पर, और दूसरे ने सेलिंग प्राइस पर यानी विक्रय मूल्य पर अपना लाभ कैलकुलेट किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी घुमा घुमा कर एग्जामिनर देता है एग्जाम। बहुत सारी कंडीशंस देगा, परसेंटेज पूछेगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देगा, और इससे ज्यादा और भी कंडीशन अभी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, तो वो हम अभी देखेंगे क्वेश्चन। लेकिन मैं बताऊं, आज समझिए कि अगर ऐसे प्रश्न में आपको तनिक भी दिक्कत होती है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से क्लास को शुरू करेंगे, एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप देखेंगे इसमें, और क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे उसके थ्रू। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कंडीशंस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें, फिर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ये सारे क्वेश्चंस देखिए सीक्वेंस से हैं लास्ट ईयर, ये सब हम आज करने वाले हैं। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, इनसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं इसका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बेसिक आपको बता दूं। ठीक है, बेसिक पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, चलिए समझेंगे बेसिक क्या है। तो बेसिक में हमें दो कॉन्सेप्ट आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत ही आसानी से ये समझ लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी एग्जामिनर बोलता है कि दो आर्टिकल हैं और दोनों का क्या विक्रय मूल्य एक समान है, ऐसा बोल दे। ऐसा बोल दे कि विक्रय मूल्य क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये स्टेटमेंट बढ़ा देता है कि प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है। तो ये आप अगर देखें कि प्रत्येक वस्तु 1200 रुपए में बेच दी गई, 1600 रुपए में बेच दी गई, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। पहले समझेंगे स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे। कहेगा ईच आर्टिकल सेलिंग प्राइस आर इक्वल। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और की वर्ड क्या है, समान, इक्वल। ये जो शब्द बोलेगा ना, इक्वल, समझेंगे, इक्वल, एक समान या बराबर, सेम भी बोल सकता है। ये आपका इस प्रश्न का समझिए की होने वाला है, और इस पर आपने अगर ध्यान दे दिया तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगर इससे पहले अनुपात समानुपात आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी इसका बहुत यूज करता है, इस लैंग्वेज का। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे ध्यान से कि इक्वल शब्द अगर बोल दिया कि विक्रय मूल्य एक समान है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होता है। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस भी वैल्यू को रेशियो में इक्वल करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां नोट कर लेंगे। यानी हिंदी में अगर बोले तो बोलेंगे तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा। अब इसको मैं करके दिखा रहा हूं, एक बार आप देख लें। ठीक है, अब जो लोग इसको पहले से यूज करते आ रहे हैं वो वीडियो को आगे भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखें। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे अगर एग्जामिनर ने ऐसा बोला कि एक वस्तु, देखिए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। एक आर्टिकल है 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया है, ऐसा बोल रहा है। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया। लेकिन कंडीशन क्या दे दिया, दोनों का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, विक्रय मूल्य क्या है, एक समान है, बराबर है। तो ये देखते ही आपको क्या करना है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा स्टेटमेंट दे दे, तो आपको रेशियो कैसे डिसाइड करना है पहले ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 20/100, और 20/100 लिखेंगे तो भिन्न में कितना आ जाएगा, 1/5, 20/100। और 25% को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, 25 चौके 100, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/4, फ्रैक्शन में 1/4, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं आपसे कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें डिसाइड करना है, कॉस्ट प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस का रेशियो डिसाइड करना है। तो देखिए जब कभी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस। हमने मान लिया कि इस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 5 और एक का लाभ हुआ 5 पर, तो आप जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 5 में 1 जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। ये पहले वाले आर्टिकल के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर हमने 25 को भिन्न में बदला है, 25% को, तो 25/100 करेंगे, 1/4 इसका फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रेशियो हमें अभी क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर ने साफ साफ बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान। तो विक्रय मूल्य अगर दोनों वस्तुओं का एक समान है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, क्या इक्वल दिख रहा है, नहीं। तो अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट देख लिया प्रश्न में कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, तो विक्रय मूल्य को एक समान रखना ही पड़ेगा, और एक समान नहीं है और प्रश्न आपने हल कर दिया तो निश्चित है वो गलत होगा। तो समान करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, तिर्यक गुणा। जिन वैल्यूज को हमें इक्वल करना होता है उनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर इस 5 का गुणा इसमें कर दें आप, इंटू 5 तिरछा, और यहाँ 6 है विक्रय मूल्य, इसका गुणा यहाँ कर, इसका गुणा यहाँ कर, तो एक रेशियो आपको मिल जाएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे पहले, तो ये कॉस्ट प्राइस आपका बन गया 25। अब 5 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आ गया, 24। और यहाँ पर 6 का गुणा जब करेंगे 5 में तो 30। तो ध्यान से देखें, तिर्यक गुणा करते ही विक्रय मूल्य क्या आ गया, एक समान आ गया। तो जिनको बराबर करना है, इक्वल करना है, उनका तिर्यक गुणा आप कर दें, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो प्रश्न में बोला था दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, हमने देखा एक समान नहीं है तो इसका हमने तिर्यक गुणा कर दिया, ये एक समान आ गया। अब प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे जो भी कंडीशन देगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको रेशियो तक पहुंचने आना चाहिए, ठीक है। रेशियो तक आपको पहुंचने बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से जैसे हमने बताया है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी केवल कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा इक्वल के लिए, एक समान के लिए, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैं करके आपको दिखाता हूँ। पहला क्या कह रहा है, एक वस्तु को, देखिए कह रहा है एक वस्तु को 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पर बेचा गया। और दूसरी वस्तु को कह रहा है क्या, कह रहा है दूसरी वस्तु को 11 सही 1/9% के लॉस पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया। ऐसा देने के बाद कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, तो हम अभी अनुपात निकालेंगे। कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है, तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बता, ठीक है। अब देखिए आप समझ चुके हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे करेंगे, यहाँ इजिली निकाल लेंगे। तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33 का गुणा 3 में करेंगे, 99 प्लस 1 100, तो यहाँ 100 बटा आपका आ जाएगा 300, 1/3। ऐसे अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालने में आपको दिक्कत हो रही, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया है, फर्स्ट क्लास जब हमारी हुई थी उससे पहले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे एक इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हमने रटवा दिया है पूरा। 33 का 3 होता है, आपको पता, ठीक है। तो वो आप एक बार क्लास देख लेंगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
ठीक है। 33 सही 1/3% या 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। इसी तरह से 11 का आप जब भिन्न में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें डाउट है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि 33 सही 1/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो गुणा करेंगे 3 का 33 में मिश्र संख्या है ना, पहले गुणा करेंगे 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। और यहाँ नीचे 3 है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 1/3 आएगा, ये इसका फ्रैक्शन। इसी प्रकार से इसका भी गुणा करेंगे 11 गुणे 9 99 और 100 और 100 से नीचे भाग देंगे, कट के 1/9 बचे। क्लियर है। ऐसे ये बहुत ही बेसिक फ्रैक्शन है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। हमने बहुत सारे पूरा चार्ट बताया है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी आपके डेसिमल में क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। बेसिक कैलकुलेशन बेहतर रहेगा तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में मजा आएगा, ठीक है, और थोड़ा फास्ट आप कर पाएंगे। तो यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट प्राइस नीचे वाली वैल्यू को मानते हैं, 3 की वस्तु है, 1 का लाभ हो रहा है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, ये विक्रय मूल्य हो गए। और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, नीचे वाले को हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ये 9 है, 1 का घाटा हुआ, 9 में 1 घटा देंगे, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 8। क्लियर है। इस प्रकार अब देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर कंडीशन एक बार चेक करें क्या दिया है। कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य एक समान। विक्रय मूल्य एक समान है क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो यही आपको समझना है कि तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। इस 8 का गुणा यहाँ कर देंगे और इस 4 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ। अब गुणा डायरेक्ट नहीं करना है, उससे पहले देखें अगर कुछ कॉमन है इन दोनों में, जैसे 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया, तो इसको काट के छोटा जरूर करें। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है और प्रश्न लगाने में समय थोड़ा हमारा सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 8 से गुणा आप करते और 4 से करते तो भी आपका आंसर सही आता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ध्यान दें कुछ कॉमन है तो काट के इसको छोटा करें। अब किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। 2 का गुणा यहाँ करेंगे 3 में कितना हो गया 6, और 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार से 1 का गुणा करेंगे यहाँ 9 और यहाँ 1 का गुणा 8 में करेंगे 8। तो ये जो हमारा आया है फाइनल रेशियो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, हाँ सेम है। अब इस प्रश्न को आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी देगा डाटा इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। इक्वल अगर बोले, सेम बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिसको सेम बोलेगा उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेगा विक्रय मूल्य एक समान है, तो विक्रय मूल्य अगर बराबर नहीं है तो तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। अगर बाय डिफॉल्ट विक्रय मूल्य एक समान आ जाता है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, तब तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, फिर तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तुरंत, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग, ठीक है। कंफ्यूजिंग का मतलब है बहुत ही आसान, लेकिन अगर आपने जो है कि इससे पहले नहीं किया है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सेलिंग प्राइस, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज। कई बार ऐसा करता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर लिया गया, विक्रय मूल्य पर। ऐसा बोलता है एग्जामिनर कि लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर किसी ने काउंट कर लिया, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर अगर लाभ या हानि को काउंट कर लिया जाएगा ना, ठीक है, विक्रय मूल्य पर ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ समझेंगे, यहाँ समझेंगे ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको बिल्कुल फंसाने का कोशिश करता है, ठीक है, और जल्दीबाजी में मिस्टेक भी हो जाता है, इस चीज को समझे। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का एक वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ, लेकिन बोल देगा ये लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला गया है, सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा बोल देता है कोई कि 25% का एक वस्तु को बेचने पर हानि हुई है, लॉस हुआ है, लेकिन किस पर, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर फिर रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर रेशियो कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100 से भाग देंगे 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखें, अब ये बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये 5 कॉस्ट प्राइस होगा, इस 5 को हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे, नहीं मानेंगे।
लगभग 99% केस में नॉर्मली हमेशा लाभ और हानि हम क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हमारी आदत होती है कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदले तो नीचे जो वैल्यू दी है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ याद रखेंगे, जब एग्जामिनर ने खुद बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर, इस पर लाभ या हानि जो ली जा रही है वो विक्रय मूल्य पर ली जा रही है, तो आपको नीचे वाले डाटा को क्या मानना है, ये जो 5 है ये सेलिंग प्राइस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सेलिंग प्राइस। और देखिए सेलिंग प्राइस ये है। अब प्रश्न में क्या बोला है, लाभ है। प्रश्न में क्या बोला है, लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम। वस्तु अगर ज्यादा मूल्य पर बेची जाएगी खरीदने से तभी तो लाभ होगा। मतलब इसको ज्यादा रखना है, इसको ज्यादा रखना है क्योंकि लाभ का केस है, तो 5 में से 1 घटाएंगे। यहाँ 4 है, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तभी तो लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ बोला विक्रय मूल्य तो ये जान गए कि इसको यहाँ रखना है, लेकिन लाभ बोला है तो जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ में जोड़ने की आदत हमारी है। ये मिस्टेक गलती से ना करें। सेलिंग प्राइस अभी लिखवाऊंगा इसको, ठीक है, अभी लिखवाऊंगा कि ए बाई बी फ्रैक्शन में अगर है तो इसको आप सेलिंग प्राइस को कंसीडर करेंगे अगर बोल दिया है प्रश्न में तो। और दूसरी बात, लाभ बोला है तो घटाएंगे, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखें आप, यहाँ 25% बोला है, 100 से भाग देंगे 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हानि हो रही है, यहाँ क्या है, लॉस बोला है प्रश्न में, लॉस हो रहा है। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो है ना, विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। और ये जो सेलिंग प्राइस है, समझें, ये जो सेलिंग प्राइस है इसको 4 को यहाँ रखेंगे। केवल इस केस में करते हैं, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि भिन्न में फ्रैक्शन में बदलने के बाद नीचे वाले मान को विक्रय मूल्य की जगह रखें। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाली जाती है। लेकिन यहाँ कंडीशनल क्वेश्चन है, एक प्रश्न कंडीशन पे ऐसा बन जाता है, एग्जामिनर कहता है कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ हानि निकाली जा रही है, तो विक्रय मूल्य के सापेक्ष जब भी निकाली जाएगी तो नीचे वाला मान विक्रय मूल्य माना जाएगा, तुरंत यहाँ रखेंगे। जैसे यहाँ 5 को हमने यहाँ रख दिया। अब क्या है, हानि हो रही है। अच्छा, हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। मतलब कि मान लीजिए इसको हमने 10 में खरीदा, अब बेच दिया 7 में, तो 3 यूनिट का हमारा नुकसान होगा कि नहीं। विक्रय मूल्य अगर कम रहेगा तभी तो नुकसान होगा, तो इसको कम रखना है तो इसको अधिक रखना पड़ेगा, मतलब जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सावधानी कहाँ कहाँ बरतनी है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ नोट कर लेंगे। देखिए ये 2 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, इसको नोट कर ले। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपका ये डाउट नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, कि जब फ्रैक्शन में आप बदलेंगे, फ्रैक्शन में ए बाई बी, जब भी भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो सेलिंग प्राइस किसको मानेंगे, सेलिंग प्राइस बी को मानेंगे, मतलब नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को। पहला पॉइंट ये लिख ले, जो हर में मान दिया है वो आपका सेलिंग प्राइस माना जाएगा। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया है कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य के सापेक्ष निकाली गई। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरा पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बोल दिया लाभ, अगर बोल दिया प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत दिया है, तो उस केस में आपको घटाना है, उस केस में घटाना है। अब बोल दिया हानि, लॉस, ठीक है, उस केस में आपको जोड़ना है। यहाँ उल्टा करते हैं क्योंकि हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज अगर आप ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शन में डाटा को जैसे ही बदलेंगे परसेंटेज को, पहला पॉइंट क्या, नीचे वाले को सेलिंग प्राइस मान ले। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ही 20% को हमने भिन्न में बदला, ये 5 हमारा विक्रय मूल्य मान लिया गया, क्योंकि प्रश्न में बोला था ये लाभ विक्रय मूल्य के सापेक्ष है, इसको यहाँ मान लिया। दूसरा, लाभ हो रहा है तो हमने घटा दिया, और यहाँ हानि हो रही है तो हमने जोड़ा है। देखिए इस 4 को यहाँ मान लिया, और हानि हो रही है तो हमने क्या किया, जोड़ा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक एक चीज दिमाग में बना लेनी है, अगर विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ हानि देगा तो जो बटे में मान आएगा वो विक्रय मूल्य माना जाएगा, और लाभ के केस में घटाएंगे, हानि के केस में जोड़ेंगे, ठीक है। बस 2 कंडीशन है, ठीक है, बस 2 कंडीशन है। इस पे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और आपने समझ लिया है तो प्रश्न तुरंत लग जाएगा, ठीक है। 10 से 20 सेकंड के अंतराल में प्रश्न का आंसर आपका निकलेगा, इतना ही टाइम एग्जाम में होता है। लेकिन माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कंडीशंस को लेकर, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन लगाना हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 पॉइंट हमने जो बताया, ठीक है, इसको समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। और प्रश्न देखिए, 1-2 प्रश्न मैं लगाता हूं, पहले ध्यान से देखें और समझें। तीसरे प्रश्न से आप भी मेरे साथ लग जाएंगे, ठीक है, लगाने में। निश्चित है जितने क्वेश्चंस लगाएंगे अच्छे से समझ कर अगर आपने लगा लिया तो एग्जाम में आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। इन टॉपिक से 1 नंबर आने की पूरी पूरी संभावना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या है।
पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है क्या कि प्रत्येक वस्तु को, देखिए बोल दिया ना प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक शब्द जो बोला है ईच, इसका मतलब क्या है, ये दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, 1800 में प्रत्येक को बेचा गया। लैंग्वेज का मीनिंग समझेंगे, प्रत्येक को 1800 में बेचा गया मतलब एक मार्कर है और एक मान लेते हैं माउस है, और दोनों को हमने 1800 में, प्रत्येक को 1800 में बेच दिया, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, अनिल और सचिन को समान लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, लाभ भी इनको एक समान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, समान लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत, वहां लाभ, समान लाभ प्रतिशत है, ठीक है, ऐसा है, ये दिया हुआ है समान लाभ प्रतिशत का। इसके बाद कह रहा है लेकिन अनिल अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, देखिए यहाँ कंडीशन दे दिया कि अपना लाभ अनिल ने विक्रय मूल्य पर निकाला है, जबकि सचिन ने क्रय मूल्य पर निकाला है। सचिन ने किस पर निकाला है, क्रय मूल्य पर, ठीक है। एक ने लाभ निकाला कॉस्ट प्राइस पर और एक ने सेलिंग प्राइस, ऐसा। तो कह रहा है कि अगर इनका लाभ प्रतिशत कितना है, दिया हुआ है क्या कि जो कि 20% के बराबर है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% के बराबर है, तो उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें। देखेंगे ध्यान से, काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझे। यहाँ पर 20% का क्या है, 20% का प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/5 होगा, आपको पता है। अब अनिल और सचिन के लिए यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसी को समझना है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस लेकर चलेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो ये 5 यहाँ रख देंगे, और लाभ हो रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं, नीचे 5 है, इसको हमने मान लिया क्रय मूल्य, और एक का लाभ हुआ है, तो 5 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने भी 20% का लाभ प्राप्त किया, समान लाभ परसेंट दोनों का, लेकिन दूसरे ने विक्रय मूल्य पर अपना लाभ कैलकुलेट किया। तो जब विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेगा तो नीचे वाला मान बन जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरे वाले के लिए, और लाभ का केस है तो घटाएंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य के सापेक्ष जब करेंगे तब काम उल्टा करें, और क्रय मूल्य में तो बिल्कुल सीधा सीधा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य की प्रत्येक 1800 में बेची गई थी, पहला कंडीशन हमने कर दिया, पहला कंडीशन कर दिया। दूसरा क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग प्रत्येक का विक्रय मूल्य एक समान है, तो विक्रय मूल्य को एक समान करना है ना, बराबर करना है, उसके लिए तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे 5 का, और यहाँ कर देंगे 6 का, और जैसे ही आप 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 5 गुणे 5 कितना आ गया, 25, और यहाँ पर 5 गुणे 6 30, और यहाँ ध्यान से देखें, 6 का गुणा करेंगे 6 चौक 24, और यहाँ गुणा करेंगे 6 पचे 30। अब देखिए विक्रय मूल्य एक समान आ गया। अब प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर आप निकाल ले रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत जो है कि समाप्त कर देंगे, देखते, ठीक है। अब प्रश्न में जो भी बोला है ध्यान से देखें, विक्रय मूल्य तो प्रत्येक का दिया ही है 1800, और हमसे कह रहा है कि उनके लाभ का अंतर ज्ञात करो। तो पहले लाभ ज्ञात कर लेते हैं, लाभ कितना है, ये 25 में खरीदा और 30 में बेचा है, 5 यूनिट का इसका प्रॉफिट हुआ है, और ये 24 में खरीद कर 30 में बेचा है, 6 यूनिट का प्रॉफिट इसका हुआ है। तो इसका लाभ 5, इसका लाभ 6, लाभ का अंतर कितना है, 1 इकाई, इनके लाभ का अंतर कितना है, 1 इकाई, क्लियर है। अब लाभ का अंतर 1 इकाई आ गया, तो इसको रुपए में निकालना है, तो ये दिया है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है, देखिए विक्रय मूल्य प्रत्येक का 30 आ रहा है, और इसका मान रुपए में दिया है 1800, तो 1 इकाई का मान हम निकाल लेंगे, 3 छक 18, 1 इकाई का मान 60 आ गया, और लाभ 1 ही इकाई है, तो इसका मान क्या होगा, 60, 60 से गुणा कर देंगे, 1 इकाई का मान कितना आएगा, 60, मतलब जो लाभ का अंतर है वो 60 रुपए, लाभ का अंतर कितना है, 60 रुपए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 62। समझ में आ रहा है। एक चीज का ध्यान देंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो क्लासेस मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, देखिए ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें एक दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, एक तो उनको जल्दी समझ में नहीं आता, दूसरी चीज़ क्या है कि बार बार मैं ये चीज़ बता नहीं सकता, अब ऑफलाइन क्लास में एक ही चीज़ बार बार बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक टाइम शेड्यूल है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, समय से सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो ये ध्यान रखकर मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ कि चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से आराम से लेकर चलूँगा, ठीक है, कि दोबारा भी आप देखें, नहीं समझ में आया है, रिवीजन करना चाहें तो आपको समझ में आए। पेशेंस रखकर 1 से 2-3 प्रश्न देखिए, निश्चित है आप समझने लगेंगे और पूरी तरह से प्रश्न आपसे लगने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला देखेंगे ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें, और चलिए इसको अब करते हैं।
ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। कह रहा है सलमान और अरमान प्रत्येक वस्तु को 2400 में, प्रत्येक मतलब क्या, दोनों की बात कर रहा है, प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हैं। तो यहाँ पर ये बोल दिया विक्रय मूल्य एक समान है, प्रत्येक वस्तु को अगर 2400 में बेचा ना तो इसका मतलब विक्रय मूल्य एक समान, दोनों को 2400 में बेचा गया है। और कह रहा है क्या, और दोनों को हानि प्रतिशत समान है। देखिए दोनों का लॉस परसेंटेज क्या है, इक्वल है, दोनों का हानि प्रतिशत समान है, ठीक है। लेकिन एक ने क्रय मूल्य पर कंडीशन दे दिया, एक ने क्रय मूल्य पर जबकि दूसरे ने विक्रय मूल्य पर, दूसरे ने विक्रय मूल्य पर इसको ज्ञात किया है जो कि 20% के बराबर है, हानि दोनों की 20% के बराबर है। तो हानि का अंतर ज्ञात करें, हानि का क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो यहाँ बड़े आराम से करेंगे 20%, और 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 से भाग देकर 1/5। यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखना है सेलिंग प्राइस। अब देखिए जब क्रय मूल्य पर लेकर चलेंगे तो 5 को यहाँ मानेंगे, और चूंकि प्रश्न में बोला है हानि हो रही है तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ये पहले वाले के लिए हमने किया क्योंकि एक ने क्रय मूल्य पर निकाला है, तो क्रय मूल्य पर बोला है तो नीचे वाला क्रय मूल्य बन गया। अब दूसरे ने विक्रय मूल्य पर निकाला है सेलिंग प्राइस पर, तब नीचे वाला सेलिंग प्राइस बनेगा। और इसमें काम उल्टा करते हैं, लॉस बोला है हानि तो जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तभी तो लॉस होगा। ये क्या होना चाहिए, लॉस के लिए कम होना चाहिए, विक्रय मूल्य कम होना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी, एक कंडीशन हमने देख ली। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, इनका विक्रय मूल्य एक समान है कि नहीं, नहीं है, फिर ये गुणा करें। तो सीधे इसमें गुणा करेंगे किसका, इसमें गुणा करेंगे 5 का और इसमें गुणा करेंगे 4। 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 और 20 आ जाएगा बिल्कुल। और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 और 20। अब विक्रय मूल्य एक समान आ गया। अब प्रश्न में जो बोला है आप करें। अच्छा ये बताइए, लाभ हानि की बात किया है ना, यहाँ ध्यान से देखें। 25 का खरीद कर 20 में बेचा है, 25 का खरीद, देखिए विक्रय मूल्य एक समान आ गया। अब प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो 25 का खरीद कर 20 में बेचा है, कितने का लॉस हुआ, 5 यूनिट का। और 24 में खरीद कर 20 में बेचा है, कितने का लॉस हुआ, 4 यूनिट का। तो 5 से 4 में अंतर कितने का है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर है यहाँ पर। क्लियर है, तो समझे ध्यान से। वही पूछा है हानि का अंतर ज्ञात करें, तो अंतर तो निकल गया 1 यूनिट, बस इसको रुपए में निकालना। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है, एक समान है और 2400 है, तो विक्रय मूल्य कितना आया है, 20। अब 20 यूनिट का मान रुपए में दिया है 2400, और जीरो से जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 120। तो एक इकाई का मान कितना आ गया, 120। एक इकाई का मान 120 है और एक ही इकाई का यहाँ पर लॉस है भी, तो एक से गुणा करेंगे 120 रुपए का, इनका हानि का अंतर। हानि का अंतर कितना है, 120। 120 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा, 120। ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। लग रहा है प्रश्न, तो इसी तरह से लगाते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न ज्यादा करना है और समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न को लगातार लगाते जाएं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार रिमाइंड करके वीडियो देखें, निश्चित है समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है एग्जामिनर यहाँ पर कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, जिसे दो दुकानदारों ने समान विक्रय मूल्य पर बेचा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे दिया ना कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। तो इसको देखकर अब आपको सही लग रहा होगा कि ये हमने कंडीशन समझ लिया है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल है। और कह रहा है प्रत्येक पर 25% का लाभ उठाया है, ठीक है, जबकि एक लाभ को, ठीक है, जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर ज्ञात करता है। ठीक, अब देखिए अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में दिया हुआ है डाटा, मैं रीड हिंदी में करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाइलिंगुअल लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, सिंपल सा वही सेम डाटा दिया हुआ है, व्हाट इज द एसपी ऑफ द वॉच, ठीक है, दिया हुआ है। इफ टू शॉपकीपर क्लेम दैट दे मेक 25% प्रॉफिट ईच, दोनों के लिए 25% का प्रॉफिट है। वन कैलकुलेशन इट ऑन सीपी वाइल अदर ऑन एसपी, देखिए बात वही है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या करना है, कह रहा है दोनों का लाभ का अंतर ज्ञात, लाभ का अंतर 32 रुपए, ठीक है। तो हमें इस बार प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। कह रहा है ना, एक ने क्रय मूल्य पर दूसरे ने विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया, यदि दोनों के लाभ का अंतर क्या हो, 32 रुपए। तो इस बार लाभ का अंतर दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इस बार सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब उल्टा पूछ दिया। इस बार विक्रय मूल्य आपसे पूछ दिया है और लाभ का अंतर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट सेम है। 25% का प्रॉफिट हुआ है दोनों का, 25% का दोनों का प्रॉफिट हुआ है, 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4, यहाँ लिखेंगे सीपी
और यहाँ लिखेंगे एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो पहले आप क्रय मूल्य के सापेक्ष काम करेंगे, इसको 4 मानेंगे, लाभ हुआ है 4 में 1 जोड़ेंगे 5। और दूसरी बार विक्रय मूल्य बनाएंगे, इसको विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ निकाला है ना, तो इसको 4 मानेंगे। अब विक्रय मूल्य में हमने आपको बताया है लाभ बोला है तो घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये हो गया, तभी तो लाभ होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, क्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य 4 लाभ 4। अब अगला कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया और दूसरा कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य बराबर रखना है। तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 का इधर और 5 का इधर, बराबर करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही गुणा करेंगे 4 गुणे 4 16 हो गया और 4 पचे 20। और यहाँ ध्यान से देखिए 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 15 और 5 का गुणा 4 में करेंगे 20, ये विक्रय मूल्य एक समान आ गया। अब प्रश्न में आप आराम से निकाल सकते हैं जो भी डाटा बोला है। यहाँ लाभ का अंतर निकालना है ना, ध्यान से देखें, लाभ पहले में कितना हुआ, जब विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब आप प्रश्न को हल करेंगे, इतना तो कंडीशन था प्रश्न में, यहाँ तक पहुंचना है। अब कह रहा है 16 का खरीदा 20 में बेचा 4 इकाई का लाभ हुआ है, और ये 15 में खरीद कर 20 में बेचा 5 इकाई का लाभ हुआ है। तो लाभ का अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर ले लेंगे 1 इकाई लाभ का अंतर। तो इस बार प्रश्न में इसका मान दिया है, कह रहा है दोनों के लाभ का अंतर प्रश्न में दिया है कितना, 32 रुपए, 32 रुपीज। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 32। तो हमसे प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है। अब विक्रय मूल्य जब पूछा है प्रश्न में, देखिए बोला है ना, उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, बोला है। तो देखिए पहला यही लाइन लिखा ना, व्हाट इज द एसपी ऑफ वॉच, ठीक है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है। तो 1 इकाई का मान कितना है, 32, तो 20 इकाई का मान कितना होगा, 32 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 640 रुपए। तो जो सेलिंग प्राइस है प्रत्येक का वो 640। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा 640। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लगाते रहें, एंजॉय करते रहें प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कह रहा है कि अरविंद का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, अरविंद कोई है, ये विक्रय मूल्य पर लाभ लिया, जबकि अंशु क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, ठीक है। और कह रहा है क्या, उनके लाभ का अंतर 160 रुपए है, प्रॉफिट का डिफरेंस दे दिया है 160। यदि प्रत्येक को क्रमशः 60% और 50%, अभी तक बराबर दे रहा है 20-20 25-25, लेकिन अब कह रहा है एक को 60% का दूसरे को 50% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, कंडीशन भी दिया है, कह रहा है विक्रय मूल्य इनका क्या है, बराबर, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, बस इतना छोटा सा ध्यान देंगे, यहाँ 60% का प्रॉफिट एक का हुआ है और दूसरे का 50% का प्रॉफिट हुआ। 100 से भाग देकर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 25 10, 3/5, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, 50 गुना 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, पहले देखिए यहाँ पर पहला वाला क्रय मूल्य पर निकाला है, इसका ध्यान देंगे क्योंकि परसेंटेज अलग है ना, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पहले बोला है कि अंशु क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, जबकि एक अरविंद अपना लाभ विक्रय मूल्य, अरविंद विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। पहला वाला विक्रय मूल्य के लिए है, सेलिंग प्राइस के लिए, और दूसरा वाला कॉस्ट प्राइस के लिए, यहाँ इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। पहले अरविंद का नाम लिया और ये विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में और दूसरी वाली कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इसका ध्यान देंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का इस बार रेशियो अलग अलग आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब पहले वाला अरविंद ने विक्रय मूल्य पर लिया है, तो विक्रय मूल्य को यहाँ 5 रखेंगे, और लाभ है तो उल्टा चलेंगे, घटाएंगे, 5 में से 3 घटा देंगे 2, ये आ गया। और इस पर चलेंगे तो इसने क्रय मूल्य पर लिया है, अंशु ने क्रय मूल्य पर लिया, तो ये 2 यहाँ रखेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे, लाभ है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब कुछ करना ही नहीं है, अब विक्रय मूल्य को एक बराबर कर दें, प्रश्न में अगली कंडीशन विक्रय मूल्य एक बराबर, तो तिर्यक गुणा कर देंगे 3 का यहाँ और यहाँ 5 का, तिर्यक गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 6 और 3 गुणे 5 15, और यहाँ 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, विक्रय मूल्य बराबर आ गया कि नहीं, बिल्कुल बराबर आ गया, बस यहीं तक चलना था। अब तो बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है प्रश्न में, ठीक है। अब देखेंगे लाभ कितने का है, देखिए कोई वस्तु 6 में खरीद कर 15 में बेची गई, 9 इकाई का लाभ है यहाँ पर प्रॉफिट, और 10 में खरीद कर 15 में बेची गई तो 5 इकाई का लाभ है। अब ध्यान से देखें, कर है उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, अच्छा रुपए में कुछ दिया है, हाँ, उनके लाभ का अंतर 160 रुपए। चलिए बहुत बढ़िया, लाभ का अंतर क्या बोला है, 160, तो लाभ का अंतर इस बार कितना है, 9 में से 5 घटा दें 4 इकाई, ये लाभ का अंतर है, इसका मान दिया है 160 रुपए। तो तुरंत भाग दे देंगे 4 से, 4 चौके 16, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 40। हाँ, एक यूनिट का मान अगर 40 आ गया तो विक्रय मूल्य आप याद कर सकते हैं, विक्रय मूल्य कितना है 15, 40 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 600, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आ जाए, 600। क्लियर है,
तो इस प्रश्न में करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। बहुत बढ़िया, ठीक है, सी बिल्कुल सटीक आंसर है इस प्रश्न का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर अच्छे से आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और लग रहे हैं, ठीक है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और अगली वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है डाटा, कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को, देखिए दो वस्तुएं हैं लेकिन प्रत्येक को 1285 में खरीदता है। इस बार प्रश्न में उल्टा बोल दिया, कह रहा है प्रत्येक को 1285 में क्या खरीद रहा है, खरीदता है। मतलब इस बार बोला है कॉस्ट प्राइस इक्वल है, दोनों को खरीदा है कितने में, दोनों में प्रत्येक को इतने में खरीदा है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस फिर इक्वल है। और कह रहा है पहले को 12% के लाभ पर जबकि दूसरे को 12% की हानि पर बेचता है। तो कुल बिक्री पर, इस बार कुल बिक्री कह रहा है, कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखेंगे ध्यान से, काफी आसान प्रश्न है, पिछले वाले से तो आसान ही है, क्योंकि दोनों पर देखिए 12% का एक पर लाभ हुआ है, एक पर क्या हुआ है लाभ, और दूसरे पर क्या हुई है हानि। तो कोई दिक्कत नहीं, 12% को भिन्न में बदलेंगे कितना आ जाएगा, कट जाएगा 4 से, 4 से 12 और 100 कट जाएगा 25, 3/25। अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं ना दिया है, जैसे कंडीशन पर देखिए, जैसे कंडीशन जब देता है, एक ने अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकाला, दूसरे ने विक्रय मूल्य पर निकाला, तब सोचना होता है। जब ऐसा कुछ बोला ही नहीं प्रश्न में, तो नीचे वाला डाटा हमेशा कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। यहाँ कोई कंडीशन इस प्रकार की नहीं दी गई है, तो 25 जो हमारा आया ना, ये क्रय मूल्य बनेगा। 25 की वस्तु है और 3 का लाभ है, 3 का लाभ है तो कितने में बिकेगा, 28 में, 3 जोड़ देंगे 28। अब देखेंगे यहाँ पर 25 की वस्तु है लेकिन इस बार क्या है, इस बार हानि है, बोला है ना कि एक बार 12% की हानि होती है, तो 25 में 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22, ये आ गया। तो ये आपका प्रॉपर रेशियो आ गया। और एक चीज और बोला है कंडीशन कि क्रय मूल्य दोनों का एक समान है, दोनों 1285 में ही खरीदे गए हैं। तो क्रय मूल्य एक बार चेक करें, 25 और 25 एक समान आया है, क्रय मूल्य एक समान है। नहीं समान होता तो इसका तिर्यक गुणा करते हैं, लेकिन जब समान है तो तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है, आसान प्रश्न है। तो टोटल देखेंगे यहाँ पर दोनों वस्तुओं का, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि जो लाभ हानि निकालना है वो कुल का निकालना है, कुल बिक्री का। तो दोनों वस्तुओं का जोड़ेंगे, यहाँ पर 25-25 कितना हो गया 50, और यहाँ जोड़ेंगे जब तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 50 आ गया। तो यहाँ पर कुल बिक्री की जब बात कर रहे हैं तो कुल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50, 50 में खरीदा गया, अब कुल बेचा कितने में गया है 50 में। जब कोई वस्तु 50 में खरीद कर 50 में ही बेच दी गई तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। जब 50 का खरीदें और 50 में ही बेच दिए, कोई लाभ हुआ नहीं, 0 रुपीज। इसका आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 0% का लाभ है, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ दिया हुआ है डी, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये काफी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर कंडीशन वो वाली नहीं थी पुरानी वाली, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को इक्वल भी नहीं बोला, सीधे बोल दिया क्या कि लागत मूल्य इक्वल है। तो ये तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न था, ठीक है, फ्री वाला। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। करा एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में प्रत्येक को 9285, प्रत्येक को कितने में 9285 में बेचता है। अच्छा दो वस्तु है लेकिन प्रत्येक शब्द बोल दिया ना, मतलब कि यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, ये याद रखेंगे। आगे कह रहा है क्या, पहले को 20% के लाभ पर जबकि दूसरे को 20% के हानि पर बेचता है। तो एक पर लाभ है एक पर हानि है, तो कह रहा है क्या कि कुल बिक्री पर उनका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बस कंडीशन, एक कंडीशन है सेलिंग प्राइस वाली और दूसरी वाली कंडीशन गायब कर दिया प्रश्न से, तो ये हमारे लिए आसान हो गया। 20% देखिए 20% है, 20% का प्रॉफिट एक बार लेंगे, 20% का मतलब 1/5। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए 5 है तो यहाँ रखेंगे 5, 5 में 1 का लाभ हुआ तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब फिर यहाँ रखेंगे 5, यहाँ 5 क्यों रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि सेलिंग प्राइस वाली चर्चा नहीं किया है, दूसरी वाली कंडीशन नहीं दिया है। और जब भी ना दे तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको रखेंगे 5, लेकिन इस बार बोला है हानि हुई है, क्या हुई है हानि, एक बार लाभ एक बार हानि, तो हानि हुई है तो 5 में से 1 घटाएंगे 4। तो ये हमारा रेशियो निकल गया। लेकिन प्रश्न में एक चीज और बोला है कि प्रत्येक इतने में ही बेचा गया है, तो मतलब विक्रय मूल्य एक समान रखना होगा इनका। अब विक्रय मूल्य एक समान रखने के लिए फिर ये गुणा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का, और यहाँ किसका, 6 का। 2 से कट जाएगा आराम से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, गुणा कर ले, 2 का गुणा करेंगे 10, और 2 गुणे 6 12, और यहाँ चलेंगे 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 15, और 3 का गुणा 4 में करेंगे 12। विक्रय मूल्य एक समान आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो बोला है वो कर लेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9285 ऐसा दिया है, यहाँ दिया हुआ है ना 9285 ईच। तो ये 12 इकाई का मान है, जो विक्रय मूल्य प्रत्येक का आया वो 9285, ये 12 इकाई का मान है। तो हमसे क्या कह रहा है प्रश्न में, हमसे कह रहा है क्या क्या पूछा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, पर है कुल बिक्री पर। देखिए कुल बिक्री पर बोला है, कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी प्रश्न में कुल बिक्री बोले ना तो दोनों को जोड़ लें आप, दोनों का लागत मूल्य जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 10 और 5 15, सॉरी 10 और 15 है 25। तो क्रय मूल्य कितना आ गया दोनों का मिलाकर, 25 में दोनों खरीदे गए। अब 12 12 24, मतलब 24 में बेचा गया है, दोनों को कितने में बेचा गया है, 24। तो ध्यान से देखें यहाँ पर हमसे क्या बोला, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, प्रतिशत ज्ञात करना है ना। तो 25 की वस्तु खरीदी गई है, 24 में बेची गई है, 1 इकाई का घाटा हुआ है। 25 में खरीद कर 24 में बेचा, घाटा कितने का हुआ, 1 का, 1 यूनिट का घाटा हुआ है ना। तो हानि प्रतिशत यहाँ में निकाल देता हूँ, जगह यहाँ पर थोड़ा सा है। हानि प्रतिशत 1 का घाटा हुआ है, 1 कितने का, क्रय मूल्य 25 है, 1/25 गुणे 100, तो 25 100 के 100 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा। 4% का घाटा हुआ है, 4% का क्या हुआ है, घाटा। क्लियर है। तो इस प्रश्न में हम कह सकते हैं कि 4% का घाटा आपका होगा। ये प्रश्न आपका पिछले वाले से आसान है, क्योंकि डबल कंडीशन नहीं दे रहा है, केवल एक कंडीशन दे रहा है, विक्रय मूल्य इक्वल। और पिछले वाले प्रश्न में 2 कंडीशन थी, कहता था कि क्रय मूल्य के सापेक्ष एक बार लिया गया, दूसरा विक्रय मूल्य के सापेक्ष लिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहेंगे कंडीशंस को लेकर। और प्रश्न में दम नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो साथ साथ में देखिए जब क्लास ओवर होगी तो इसका नोट्स मैं आपको लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन देखेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन। जैसे पढ़ाते समय हो सकता है आप प्रॉपर नोट ना कर पाते हो, स्क्रीन न दिखता हो, तो उसके लिए मैं आपको क्लास का पीडीएफ पूरा नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है। प्रत्येक को बेचा ना, मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, दोनों को 1 करोड़ में बेचा, प्रत्येक को। ठीक है, देखिए 1 करोड़ ईच, तो सेलिंग प्राइस यहाँ सेम है और दोनों को 1 करोड़ में ही बेचा है, ये समझेंगे। कह रहा है घर पर उसे, ठीक है, घर पर उसे 20% की हानि, घर पर उसे 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ होता है, तो कुल हानि या लाभ ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। तो एक पर इसको 20% की हानि हुई है, ठीक है, और दूसरे पर 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, और दोनों का यहाँ पर प्रश्न में बोला है क्या कि दोनों को बेचा गया है समान विक्रय मूल्य पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फ्रैक्शन में 1/5 आएगा, 1/5 लिखेंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से देखें, ये 5 का है, कितने का है, 5 का, और 1 का घाटा हुआ है। तो 5 का है और 1 का यहाँ पर क्या हुआ है, घाटा, तो लिखेंगे 5 का है, 1 का नुकसान हुआ है, 5 में 1 घटा देंगे, 4 में लिखेगा। और यहाँ देखें अगर, तो ये 5 का है लेकिन इस पर 1 का लाभ हुआ है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा ये। अब प्रश्न में हमने रेशियो तो निकाल दिया, कह रहा है उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। जब कुल शब्द बोलता है तो जोड़ देना, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10, और यहाँ देखिए यहाँ जोड़ेंगे 6 4 10। एक मिनट, एक मिनट, अभी प्रश्न को थोड़ा सा और, अभी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना था। एक कंडीशन आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एसपी सेम, एसपी यहाँ सेम है क्या, अभी जोड़ेंगे तो प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। विक्रय मूल्य एक समान है, कंडीशन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करना कंपलसरी है, इसको बराबर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, और यहाँ पर फिर 2 का गुणा करेंगे, 10 आ जाएगा और 12। अब विक्रय मूल्य एक समान आ गया, अब हम जोड़ सकते हैं, अब हम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब 12 12 कितना हो जाएगा, 24। तो ध्यान से देखें, 25 की वस्तु 24 में बेची जा रही है, 1 यूनिट का घाटा है, 1 यूनिट का घाटा है। और लॉस परसेंटेज अगर पूछा है, हानि प्रतिशत, तो आप निकाल सकते हैं कुल मिलाकर 1/25, 1/25 गुणे 6, है ना, 1 का घाटा हुआ है और दोनों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य 25 है।
तो 25 चौके 100, 4% का यहाँ नुकसान दिख रहा है, 4% का लॉस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? 4% का लॉस। प्रश्न में परसेंटेज नहीं पूछा है हमने, ध्यान, प्रश्न में पूछा क्या है वो निकाल देते हैं। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ, बोला तो प्रतिशत है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है हिज प्रॉफिट और लॉस इन होलसेल, रुपीज में निकालना है, इंग्लिश में सही दिया है। प्रतिशत में पूछा होता तो 4% सही आंसर था, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में पूछा ही नहीं है, यहाँ बस बोल रहा है कि इसका लाभ या हानि ज्ञात करो रुपए में। किसमें? रुपए में, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य देखिए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 करोड़ है तो 12 इकाई का मान आ जाएगा 1 CR, 1 करोड़। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12 है, 1 करोड़ में बिका है तो 12 इकाई का मान कितना आ गया? 1 करोड़। तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो 1 यूनिट की हुई है, तो निकाल लेंगे 1 करोड़ डिवाइड बाई 12 गुणे 1, कुल मिलाकर 1/12 करोड़ का नुकसान, 1/12 CR का नुकसान यहाँ पर हुआ। क्लियर है? तो रुपीज में आप निकाल सकते हैं 1/12 करोड़, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से प्रश्न लगाते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न में जो कंडीशंस दिया है उसकी अपनी एक लिमिट है, और फालतू के बहुत सारे कंडीशंस कहाँ देता है, इसके बाद जो टॉपिक कराऊंगा उसमें, ठीक है, बेईमान दुकानदार, उसमें बहुत सारे कंडीशंस देगा, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट पर 2 ही कंडीशन है, उसी को घुमा घुमा कर देता है। ठीक है, और ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है जो 100% टारगेटेड है, एग्जाम से आए हुए। ठीक है, तो प्रश्न वही करें। अब कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं जो इनरिलेवेंट होता है, प्रश्न तो लगा लेंगे लेकिन उसका फायदा एग्जाम में नहीं मिलने वाला है ना। प्रश्न वही करिए जो आपके एग्जाम में आया। ठीक है, और जितनी भी सीट में लगवाता हूँ सब लास्ट ईयर के PYQ के क्वेश्चन होते हैं, आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उसी का मॉडल पेपर समझिए एक टाइप का, और सेम सेम क्वेश्चन वही उतार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आने वाले एग्जाम में भी सेम आपको ऐसा प्रश्न मिलने वाला है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, उतना सफिशियंट। आगे देखेंगे क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 बैल हैं और दोनों में प्रत्येक को जो है कि 8,400 रुपए में बेचा। अब कुल बिक्री पर उसे, अच्छा इतने, देखिए प्रत्येक को इतने में बेचा है, मतलब क्या है, इनका सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम, दोनों को इतने में ही बेचा प्रत्येक। और कह रहा है क्या, कह रहा है कि कुल बिक्री में ना लाभ, बहुत बढ़िया, कह रहा है अच्छा इस बार कुल बिक्री दे दिया, कह रहा है टोटल सेल में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुई। एक को 20% के लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट की हानि पर बेचा, ये बहुत बढ़िया। इस बार प्रश्न घुमा दिया, हर बार बीच में देकर टोटल का पूछता था, फिर टोटल दे दिया, कह रहा है टोटल ना लाभ हुआ ना हानि। फिर बताओ कि दूसरे वाले पर कितने की लाभ हानि हुई, समझेंगे। चलिए मैं प्रश्न लिखता हूं, अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि एक का दे दिया है, ठीक है, एक का कह रहा है 20% का लाभ है, एक को 20% के लाभ पर बेचा है। अब 20% का लाभ है तो तुरंत आप लिख देंगे 1/5, अब कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तुरंत आप लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 नीचे है और एक का लाभ हुआ है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये हो गया। अब ध्यान से देखें, अब कह रहा है क्या, ये तो हो गया एक का, अब दूसरे का पूछा है, दूसरे का तो हमको पता ही नहीं है XYZ कितना परसेंट, यही पूछा है। तो जब ये नहीं पता तो ये भी नहीं निकाल पाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज प्रश्न में दिया है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग को चलाएंगे। दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है तो इसका विक्रय मूल्य अगर 1 यूनिट है तो इसको 1 यूनिट हम रख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हमने रखा, क्योंकि बोला है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। क्या है, समान, विक्रय मूल्य एक समान है तो वो एक तो ये भी एक। अब अगर जोड़ दें विक्रय मूल्य कुल तो एक एक कितना हो जाएगा, दो, दोनों का मिलाकर कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, दो। ये समझ में आ रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, दो। अब फिर से देखें, यहाँ दो है तो यहाँ भी मैं दो रख रहा हूँ। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों आपने किया कि यहाँ दो है तो यहाँ भी रख दिया। अरे भाई, प्रश्न में साफ साफ बोला है कि कुल बिक्री पर न लाभ हुआ न हानि, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसे कुल बिक्री पर न लाभ हुआ न हानि। अगर टोटल बिक्री पर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो जितने में खरीदा उतने में ही तो बेचेगा। यहाँ 0% है, कोई लाभ हानि नहीं ली गई है, तो दो में अगर बेचा है तो खरीदा भी दो में होगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा घुमा कर इधर से कर्व करके ले आएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखें ध्यान से, यहाँ कॉस्ट प्राइस 5 है और ये कितने में, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ 2 है, ठीक है, तो यहाँ टोटल जोड़ने पर ये आया, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य हमने एक, कुछ मिस्टेक हो गया, अच्छा ये जोड़ा गया है, एक मिनट, कोई नहीं कोई नहीं,
जल्दीबाजी में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6, कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 5 में लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 6। चलिए तो उसको 6 लिख देते हैं। ठीक है, लाभ हुआ है तो ये कितना होगा? 6। और ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि समान विक्रय मूल्य है दोनों का। 6 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 12। और ये 12 आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। जितने में देखिए, कुल बिक्री पर ना लाभ हुआ ना हानि, तो जितने में बिका होगा उतने में खरीदा भी गया होगा। तो ये 12, तो ये भी क्या है? 12। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ 5 है और यहाँ कितना हो जोड़ने पर 12 आ जाए? तो 7 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो 12 में से 5 घटा देंगे 7, 5 में 7 जोड़ेंगे तब 12। अब आप निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 7 में खरीदा गया और 6 में बेचा गया, तो लाभ हानि प्रतिशत बड़े आराम से अब निकल जाएगा, है कि नहीं? कोई वस्तु अगर 7 में खरीद कर 6 में बेची जा रही है तो 1 यूनिट का घाटा हो रहा है। तो दूसरी वाली वस्तु का हमसे पूछा था, 1 यूनिट का घाटा हुआ है कितने पर? 7 पर। 1/7 गुणे 100। ठीक है, तो 14.28 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 14.28% का क्या है? 14.28% का यहाँ लॉस कम हो रहा है ना, तो लॉस। क्लियर है? तो दूसरी वाली वस्तु पर 14 सही 2/7, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इतने का लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस तरह से अगर घुमा कर दे देना, बीच वाला रटा मिस कर दे और टोटल प्रॉफिट लॉस दे दे, तो ये बड़ा शानदार प्रश्न बन जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए। अब देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है क्या? दिनेश ने 2 रेडियो, देखिए 2 रेडियो इसके पास है, और दिनेश ने 2 रेडियो, क्या बोल रहा है? दिनेश ने 2 रेडियो बार 1920 रुपए में खरीदा। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों रेडियो का कुल मिलाकर दाम है, प्रत्येक शब्द नहीं बोला है ना, ध्यान से देखेंगे। ईच शब्द जो है टारगेट कर लेंगे उसको, कि प्रत्येक को अगर बोला होता खरीदा तो दोनों का दाम यही, लेकिन यहाँ पर दोनों का मिलाकर कुल दाम दिया है। क्योंकि कह रहा है क्या कि 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदा है, इतने में ही इसको 2 रेडियो मिल गए। ठीक है, 2 रेडियो खरीदा। और इसके बाद क्या कह रहा है? यहाँ से देखिए, पहले को पहले को 2, और पहले को 2 उसने 20% के लाभ पर, और दूसरे को, ये 2 मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। पहले को उसने 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और दूसरे को 6 से ही 2/3% की हानि पर बेचता है। और फिर क्या कह रहा है? दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, ये कंडीशन है, समान है। तो पूछा क्या है? कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों का अलग अलग, देखिए ऑप्शन भी तो दिया है ना, दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस। बड़ा आसान प्रश्न है, आराम से करेंगे। तो एक पर 20% का प्रॉफिट है, लिख लेंगे 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। और दूसरे पर 6 से ही 2/3% है, इसका क्या है? लॉस है, हानि। तो 20% है, 1/5 हो जाएगा, 6 का 16। पहली क्लास अगर आपने की होगी तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास। ठीक है, उसमें हमने बताया है और सारा रटवा दिया था एक ही क्लास। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह से रिमाइंड होगा, लेकिन आपको उस क्लास को देखना जरूरी है। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, ये 5 का है, 5 का है, और 1 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर घाटा हुआ है, ये 16 का है, और इस पर 1 का घाटा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 15। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में एक कंडीशन और दिया है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। अब विक्रय मूल्य अगर एक समान है तो तिर्यक गुणा करेंगे, बिना किए आगे नहीं बढ़ेंगे। 15 का यहाँ कितना करेंगे? 6 का। इसमें कितना करेंगे? 6 का। तो एक चीज का ध्यान दें, 6 का जब तिर्यक गुणा आपको करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट न करें, कुछ कट रहा है उसको काटे जरूर। क्वेश्चन को सिंपल करेंगे, 3 से कट रहा है, 3 पच्चीस 15 और 3 दूना 6। अब 5 का गुणा करेंगे, कितना हो गया? 25। और यहाँ कितना हो गया? 30। और यहाँ अगर हम देखें 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 गुणे 2 30। और यहाँ आ जाएगा 30। अब विक्रय मूल्य एक समान आ गया। अब ठीक, तो यहाँ कुल अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 3 2 5, 57 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया कुल। और 30 और 30 60, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो कुल विक्रय मूल्य कितना है? 60। अब कुल विक्रय मूल्य फिर दिया है क्या? 1920 दिया है ना। तो ये जो कुल विक्रय मूल्य 60 आया, इसका जो रियल वैल्यू है वो है 1920। और 1920 ये है, तो इसको भाग दे देंगे सीधे सीधे, 0 से 0 गया, और 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 एक 19, और फिर ये 12, ये फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आया है क्या? नहीं, तब तो कटना चाहिए। यहाँ पर 60 यूनिट का मान कितना दिया है? 60 यूनिट का मान 1920। तो यहाँ पर ये कट गया, चलिए कोई बात नहीं, 2 से काट लेते हैं। 9 10 11 एक 12 कटेगा, 6 से कट तो जाएगा, 6 त्रिक 18 एक 19 नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं। 2 से कितनी बार में कटेगा ये?
2 से कट जाएगा आपका 2 9 18, 1 19 और 2 छक्का 12, ये आ गया। और यहाँ 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 से फिर कट जाएगा 32 बार में। कुल मिलाकर 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 32। ठीक है, 1 यूनिट का मान अगर 32 है तो गुणा कर देंगे सीधे सीधे। इसका क्रय मूल्य कितना है? 25। 25 में 32 का गुणा कर देंगे, 25 में 32 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। 60 इकाई का मान 1920 है ना, चलिए यहाँ लिख देते हैं 1920 है किसका? 60 इकाई का मान। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और यहाँ हम काट रहे हैं किससे? चलिए 3 से 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 1 19, 6 दूना 12, बिल्कुल सही है। 6 3 18, 1 19 और 6 दूना 12, 32 बार में कटेगा। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। जैसे रात में क्लास ले रहे हैं, काफ़ी डिले हो गया है और यहाँ पर 32 यूनिट से कट रहा है, आराम से छोटा कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आपका कितना होगा? 32। तो 1 इकाई का मान 32 हो गया ना, आराम से कर लें। 32 हो गया तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 25 का क्रय मूल्य कितना आएगा? 32 से गुणा कर देंगे, तो इसको लिख दें 8 गुणे 4, 8 चौक 32। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 800। कितना आ गया? 800। पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है? 800। अब दूसरे का देखिए ध्यान से, 32 से 32 में 32 का गुणा करेंगे, तो पहले वाले का आपका 800 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एक ही में दिया है, ये आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, कोई डाउट नहीं ना है? आपने कर लिया होगा और उम्मीद है मुझसे पहले कर लिया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करनी है और कम से कम 2 से 3 बार चीज को आप लगा लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन लगेगा आराम से। जितने भी टाइप के लास्ट ईयर के क्वेश्चन बने हैं सीक्वेंस से मैं करा रहा हूँ, ईमानदारी से आप इतना कर लें, प्रैक्टिस मोर देन सफिशियंट है एग्जाम को निकालने के। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मैंने सीट से यहाँ रख दिया है। ठीक है, टाइप नहीं हुआ है तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सीट नीचे अवेलेबल होगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट पर अगला कुछ प्रश्न है, यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रश्न, देखें ध्यान से। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु में प्रत्येक को 9600 रुपए में, ठीक है, खरीदा और कह रहा है पहले को उसने 20% की हानि पर और दूसरे को 7% के लाभ पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। कंडीशन दिया है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम पुराना वाला प्रश्न है, अभी जो किए हैं सेम वही क्वेश्चन है। एक का 20% का हानि है, 20% का हानि, और दूसरे का 60% का क्या है? लाभ। कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20 का कितना हो जाएगा? 1/5, और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 2/3, 3/5। यहाँ हानि है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 5 इसका कॉस्ट प्राइस है, एक का हानि हुआ, घटा देंगे 4 में बिकेगा, और यहाँ 5 कॉस्ट प्राइस है लेकिन लाभ हुआ है 5 में 3 जोड़ देंगे 8। अब प्रश्न में कंडीशन दिया है कि विक्रय मूल्य एक समान है, तो ये बराबर होना चाहिए। इसके लिए तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ 8 का यहाँ 4 का, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है, ये कट के 2 और 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 का गुणा करना है। और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 10, 4 दूना 8, और यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 8। विक्रय मूल्य एक समान हो गया। अब प्रश्न में जो बोला है वो करेंगे। ठीक, करा इसने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 9600 रुपए में, प्रत्येक यहाँ पर गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में नहीं दिया है, इंग्लिश वाला डाटा आप देखें। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 9600, मतलब कुल दिया हुआ है 9600 में, ये कुल विक्रय मूल्य है, तो यहाँ विक्रय मूल्य जोड़ेंगे, 8 8 कितना आ गया? 16, और क्रय मूल्य कितना है? 15। तो ये जो 16 विक्रय मूल्य आ रहा है ना, इसका मान दिया हुआ है, 16 इकाई का मान कितना है? 9600। 16 से कट जाएगा, 16 छक्का 96, 1 यूनिट का मान 600 आ गया। 1 यूनिट का मान 600 है तो क्रय मूल्य निकाले, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, 6000 इसका क्रय मूल्य आ गया, और 600 का गुणा 5 से कर देंगे, 5 छक्का 30, 3000 इसका आ जाएगा। तो 6000 और 3000 ऑप्शन में इधर देख रहा हूँ, ऑप्शन फिर यहाँ दिया है। ठीक है, तो 3000 और 6000, सी आपका बिल्कुल सही आंसर, सी बिल्कुल सटीक आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखेंगे। करा एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में पहले को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा। पहले को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर, तो 15% की हानि हुई है, यहाँ लाभ हुआ है। 15 का 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 0, 20 आ जाएगा, और यहाँ आपका 19/100 आ गया, कटेगा नहीं, एक प्राइम नंबर है, तो भिन्न में इतना ही आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ये कितने का है? 20 का, और 3 का नुकसान होगा तो आ जाएगा 17। ये कितने का है? 100 का, और 19 का लाभ हुआ है तो कितना आ जाएगा? 119।
अब ध्यान से देखें, इसको सही करें। पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर करना है। प्रश्न में कंडीशन दिया है ना कि विक्रय मूल्य एक समान है, तो तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे 119 का, यहाँ करेंगे 17 का, और 17 से कट जाएगा, 17 सते 119, एक और 7 आ गया, गुणा कर देंगे 7 का, 7 दूना 14, 140, और फिर 17 में गुणा करेंगे, 17 सते 119, यहाँ 119 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे एक का, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा, 100 और 119, विक्रय मूल्य एक समान होंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ दूसरे वाले का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 100 इकाई का मान निकालना है, दूसरे वाले का क्रय मूल्य। और प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल बिक्री में उसे 90 रुपए, कुल बिक्री में इसे 90 रुपए की हानि होगी। अच्छा ध्यान से देखें, कुल बिक्री बोलता है तो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 240 क्रय मूल्य आ गया। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ ऊपर कर देते हैं, आप समझ लेंगे। ठीक है, कुल बिक्री का मतलब क्या, कुल बिक्री का मतलब जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40, 240, ये क्रय मूल्य आ गया। यहाँ जोड़ देंगे तो 9 9 18 8, 1 1 2 1 3 और 2 238, 240 का खरीदा, 238 में बेचा। लाभ कितने का हुआ, सॉरी हानि कितने की हुई, 2 इकाई की, है ना। 40 यहाँ है, यहाँ 38 है, 2 इकाई का घाटा हुआ। और जो 2 इकाई का घाटा हुआ है वो दिया है 90 यूनिट के बराबर, 90 यूनिट की हानि होती है। 2 यूनिट का मान अगर 90 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 45। 2 यूनिट का मान अगर 90 है तो भाग दे देंगे 2 से, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 45। तो कह रहा है दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, तो जब 45 से गुणा कर देंगे, दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट, तो यहाँ 45 से गुणा करेंगे 45, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4500 है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ये बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, 45, दूसरे का क्रय मूल्य 45। क्लियर है। चलिए, तो अब देखेंगे, ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसे आप करेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा जरूर कि कितना आया, जिससे मुझे भी लगे कि मैं करा रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं और कर पा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही। पूरा हमने क्वेश्चन जितने भी टाइप का आया है लास्ट 10 ईयर में, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ रखा गया सीक्वेंस से, कंडीशन पर बेस्ड। ठीक है, तो कंडीशनल क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, विजन एजुकेशन नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है। ठीक है, जैसा लोगो आप यहाँ देख रहे हैं, विजन क्लासेस गोरखपुर आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो वो दिख जाएगा टॉप पे। ठीक है, लोगो से आप मैच करा लेंगे, जो आपका चैनल का लोगो है सेम वहाँ पर। ठीक है, उसमें आपको इसका पीडीएफ नोट्स क्लास का टेस्ट सीरीज, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन कैसा कराते हैं, पूरे प्रॉफिट लॉस का एक साथ करा देंगे। अब पूरे प्रॉफिट लॉस का जब एक साथ होगा तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा किस पॉइंट पर उसकी गलती हो रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दे रहे हैं। कंडीशनल क्वेश्चन का अलग टेस्ट, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का अलग टेस्ट। ठीक है, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर का अलग टेस्ट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का अलग टेस्ट। तो अलग अलग जब लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जब छोटे छोटे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को कर पाएंगे। अब एक साथ आप प्रॉफिट लॉस का जब टेस्ट देते हैं तो वहां पर एनालिसिस करते समय आप कैच नहीं कर पाते होंगे, जल्दी दिक्कत आती होगी कि कौन से टॉपिक में दिक्कत है। मैं यहाँ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिलाता हूँ। तो इस कंडीशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट, लास्ट वाले का आर्टिकल बेस का टॉपिक वाइज टेस्ट पड़ा हुआ है, नीचे भी मेंशन कर देंगे लिंक के थ्रू। और आप जो है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पे भी देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, विजन एजुकेशन है 233 लास्ट में है, नीचे लिंक में सब मेंशन है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।